हम लोग बात कर रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। आईएएस की बात कर रहा हूँ, सिविल सर्विस की बात कर रहा हूँ। और अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि आईएएस का, सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम करवाता है संस्था, जिसका नाम है संघ लोक सेवा आयोग के नाम से है। तो इसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की हुई थी। अगर आपके दिमाग में संघ लोक सेवा आयोग से या राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई भी सवाल है तो इस क्लास को आप लोग जरूर देख लीजिए, कवर कर लीजिएगा आप लोग। और मेरा ऐसा देखिए मानना है और भरोसा भी है कि आपके सभी सवालों के जवाब इस क्लास में आसानी से मिल जाएंगे। बहुत ही हम लोगों ने सरल शब्दों में बात की हुई है, भारी भरकम शब्दों का उपयोग ही नहीं किया गया है। फिर आप लोगों के दिमाग में दूसरा सवाल ये भी आता है कि चलिए भाई, संघ लोक सेवा आयोग ने पेपर करवाता है, लेकिन इस पेपर को की तैयारी यानी कि यूपीएससी की तैयारी करने से पहले हजारों तरह के सवाल आपके दिमाग में आते हैं कि हमारे पास हमारी एज कितनी होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, हम कितने बार पेपर दे सकते हैं, कम फॉर्म भरेगा, इसमें नेगेटिव माइनस मार्किंग है या नहीं है, कब हमारा अटेम्प्ट्स गिना जाएगा। इस तरह की तमाम सवाल आपके हैं और मुझे लगता है कि सभी सवालों के जवाब आपको इस क्लास में मिल जाएंगे और बहुत ही आसान शब्दों में दिए गए हैं। और इन क्लासों को अगर आप लोग कवर करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सवाल आपका रह जाएगा। अगर फिर भी कोई सवाल रहता है तो आप मुझसे पूछिएगा, उसका जवाब भी दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि प्रीलिम्स का नंबर आता है और प्रीलिम्स में आप देखते हैं कि 2 पेपर होते हैं आपके, तो उस पर भी हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की हुई है कि क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है और सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब कुछ हम लोगों ने जाना है। और यूपीएससी एग्जाम के नाम से एक प्लेलिस्ट सूची बना दी गई है, उसी में सभी क्लासें आपकी मिलती रहेगी। लास्ट क्लास में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मुख्य परीक्षा में पहुंच चुके थे। आप सभी जानते हैं कि जब आप प्रीलिम्स पास कर लेते हैं तो मेन एग्जाम में पहुंचते हैं, मुख्य परीक्षा में आज पहुंचते हैं। और मुख्य परीक्षा में 2 पेपर आप लोग देखते हैं, पेपर ए और पेपर बी। और पेपर ए को देखेंगे कोई भी मान्य भारतीय भाषा, 8वीं अनुसूची में जो आप लोग भाषा देखते हैं ना, उनमें से कोई भी आप लोग चुन सकते हैं। हिंदी प्रदेशों से है तो हिंदी चुनेंगे आप लोग। एक अंग्रेजी रहता है, अंग्रेजी भाषा रहता है, इसमें आप लोगों को पास करना होता है, 25% नंबर चाहिए होते हैं। और दोनों पेपर 300-300 नंबर के रहते हैं, 3-3 घंटे का समय मिलता है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके थे, लेकिन फिर से आपको बता देता हूं कि इन 2 क्वालिफाई पेपर भली है, लेकिन बहुत सारे छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले इसमें भी फेल हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इन्हें बिल्कुल छोड़ देना है, आप लोगों को इन्हें पास करने लायक तो स्थिति में पहुंच ही जाना है। हाँ, ये सही है कि जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आपको पद दिया जाता है, उसमें ये नंबर नहीं जुड़ते हैं, ये तो केवल पास करने होते हैं इनमें, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि जिनके नंबर जुड़ते हैं अंतिम मेरिट लिस्ट में, उसमें आप देखिए निबंध है आपका, सामान्य अध्ययन पेपर पहला, सामान्य अध्ययन पेपर दूसरा, सामान्य अध्ययन पेपर तीसरा, सामान्य अध्ययन पेपर चौथा, और आप ऑप्शनल लेते हैं ना वैकल्पिक विषय, जिसमें कोई इतिहास रख लेता है, कोई भूगोल रख लेता है, कोई कोई रख लेता है, इस तरह से। और इसमें ऑप्शनल में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो आज की इस क्लास में हम लोग इन 5 पेपरों के बारे में बात करेंगे, निबंध के बारे में, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के बारे में, सामान्य अध्ययन सेकंड, सामान्य अध्ययन थर्ड और सामान्य अध्ययन 4। ये पांचों पेपर आप देखें 200 नंबर, 250 नंबर के रहते हैं, 250 नंबर के, और 3 घंटे का इनके लिए समय रहता है। निबंध भी आपका 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय मिलता है इसके लिए। सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट भी 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय मिलता है। दूसरा भी 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय मिलता है। तीसरा भी 250 नंबर का रहता है, 3 घंटे का समय मिलता है। और चौथा भी आप देखेंगे 250 का रहता है, 3 घंटे का समय आप लोगों को मिलता है। और इसमें याद रखिए आप लोगों को लिखना होता है। 10वीं 12वीं में आप लोग पढ़ते होंगे, कॉलेज लाइफ में होंगे, तो आप लोग आंसर लिखते थे ना, यहाँ विकल्प का कोई महत्व नहीं रहता है, विकल्प नहीं दिए होते हैं, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग ऑप्शन लगा रहे हैं, गोला भर रहे हैं, ऐसा नहीं रहता है। ये आप लोगों को लिखना होता है, आंसर देना होता है। तो सबसे पहले हम लोग निबंध की बात कर लेते हैं।
तो निबंध की बात करें तो उम्मीदवार को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होता है और विषयों के विकल्प दिए जाएंगे और उनसे आशा की जाती है कि अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें और संक्षिप्त में लिखें और प्रभावशाली और सटीक अभिव्यक्ति के लिए श्रेय दिया जाएगा। यानी कि आप देखिए कि इसमें आपके निबंध पूछे जाएंगे और निबंध में आप लोगों के पास ऑप्शन होगा कि इन सब्जेक्ट में से आप लोग एक पर निबंध लिख सकते हैं। और दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा, हम लोग क्वेश्चंस पेपर देखेंगे, निबंध जो लिखे जाते हैं उन्हें भी देखेंगे आगे आने वाली क्लासों में। तो अभी केवल ये सिलेबस एक तरह से देख लीजिए पाठ्यक्रम। निबंध का प्रश्न पत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होगा, मूर्त और अमूर्त रूप में विभाजित रहता है। प्रत्येक भाग में दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना होता है, यानी कि नीचे 4 आपको सब्जेक्ट दिए गए होंगे, 4 में से एक पर आपको निबंध लिखना होगा और 2 निबंध लिखने होंगे, 125-25 नंबर के रहेंगे और दोनों में 4-4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। और प्रत्येक निबंध के लिए निर्धारित समय सीमा लगभग 1000 से 1200 होती है शब्दों की। अब देखिए कॉपी चेक करने वाले कभी ये गिनते नहीं है शब्द, लगभग वो देख लेते हैं, आप देखिए, ठीक है। तो 1000 से 1200 शब्दों में होना चाहिए प्रत्येक निबंध। तो इस तरह से आप देखेंगे निबंध की कहानी खत्म हो जाती है आपकी। फिर आती है सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। जो दूसरा प्रश्न पत्र है वो सामान्य अध्ययन पेपर प्रश्न पत्र फर्स्ट का है और इसमें आपको भारतीय विरासत, संस्कृति और विश्व का इतिहास और भूगोल और समाज के बारे में पढ़ना होगा। इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है? भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल हैं। 18वीं सदी में लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक की आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय के बारे में पढ़ना होगा। फिर स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों में इसने अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनका योगदान क्या रहा है, इस पर पढ़ना होगा। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन किस तरह से हुआ है, इसके बारे में पढ़ना है आपको। और विश्व के इतिहास में 18वीं सदी और बाद की घटनाएं यथा औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनर्सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक दर्शन जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि शामिल होंगे। उनके रूप और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है, इन सब पर आप लोगों को पढ़ना होगा। फिर आप लोग भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं और भारत में जो विविधता आप लोगों को देखने को मिलती है उसके बारे में आपको पढ़ना है। महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं संबंधित मुद्दे और गरीबी और विकासात्मक विषय, शहरीकरण, उनकी समस्याएं, उनके रक्षोपाय क्या है, ये आप लोगों को पढ़ना है। फिर आप लोग भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक सशक्तिकरण और संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ना होगा। विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना होगा और विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए और विश्व भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारकों के बारे में पढ़ना होगा। फिर आप लोग भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं, भौगोलिक विशेषताएं, उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं और जल स्रोत, हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव आप लोगों को पढ़ना होगा। फिर आप देखते हैं कि तीसरा प्रश्न पत्र आता है आपका और सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सेकंड की बात हो रही है, ठीक है, सामान्य अध्ययन पेपर दूसरे की। इसमें शासन व्यवस्था, संविधान और शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना होगा आपको। इसमें क्या आप लोग पढ़ेंगे? भारतीय संविधान, इसके ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना के बारे में आपको पढ़ना होगा। संघ और राज्यों की कार्य और उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियों के बारे में आपको पढ़ना होगा। और विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विवाद निवारण तंत्र और संस्थान के बारे में पढ़ना होगा। भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना करनी होगी, आपको पढ़नी होगा। संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां, विशेषाधिकार और इनमें उत्पन्न होने वाले विषयों के बारे में आपको पढ़ना होगा। कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन, कार्य और सरकार के मंत्रालय एवं विभाग, विभावक समूह और औपचारिक, अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका के बारे में आपको पढ़ना होगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम की मुख्य विशेषताओं के बारे में पढ़ना होगा
और विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व के बारे में पढ़ना होगा। सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय के बारे में पढ़ना होगा। सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन और कार्यान्वयन के लिए कारक कारण उत्पन्न विषय के बारे में पढ़ना होगा। और विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका के बारे में पढ़ना होगा। बड़ा सिलेबस है, ये आप लोग भूलिएगा मत। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं और इन योजनाओं का कार्य निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा और बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय के बारे में पढ़ना होगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय के बारे में पढ़ना होगा। गरीबी एवं भूख से संबंधित विषय के बारे में पढ़ना होगा आपको। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता और जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय के बारे में पढ़ना होगा। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है, इसके बारे में पढ़ना होगा। भारत और इसके पड़ोसी संबंध जो देश हैं, इनके संबंध किस तरह से, उनके बारे में पढ़ना होगा। द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूहों, भारत से संबंधित अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार के बारे में पढ़ना होगा। भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों का नीतियों और राजनीति का प्रभाव, प्रवासी भारतीयों के बारे में पढ़ना होगा। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश के बारे में पढ़ना होगा। और इनसे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस आते हैं। और आप लोगों से इसलिए कहता हूँ, जब कोई पूछता है कि हमें तैयारी करनी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से कि पहले सिलेबस देख लीजिए, पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तभी आप शुरू करिए, वरना टाइम बेकार मत करिए, बर्बाद मत करिएगा टाइम, ठीक है। और केवल प्रीलिम्स के उद्देश्य से कभी मत पढ़िएगा, प्रीलिम्स प्लस मुख्य परीक्षा को साथ लेकर आप लोग पढ़िएगा। फिर आप देखते हैं कि प्रश्न पत्र चौथा आता है, इसे सामान्य अध्ययन प्रश्न थर्ड के नाम से जानते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ना होगा। और इसमें आप देखें भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय के बारे में पढ़ना होगा। समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषयों के बारे में, सरकारी बजट के बारे में, और मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ना होगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक, खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना होगा। और मुझे लगता है कि ये पूरा पढ़ लोगे आप लोग तो एक अच्छा बेहतरीन इंसान आप लोग जरूर बन जाएंगे। भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, कार्य क्षेत्र, महत्व, स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के बारे में पढ़ना होगा। भारत में भूमि सुधार के बारे में पढ़ना होगा। उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन, औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव पढ़ना होगा। बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि के बारे में पढ़ना होगा। निवेश मॉडल के बारे में आपको पढ़ना होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इनका क्या प्रभाव है, इसके बारे में पढ़ना होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकियों का विकास पढ़ना होगा। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता, इनके बारे में पढ़ना होगा। संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण और पर्यावरण प्रभाव का आकलन, आपदा और आपदा प्रबंधन के बारे में आपको पढ़ना होगा। विकास और फिसलते उग्रवाद के बीच संबंध क्या है, उस फैलते उग्रवाद के बीच संबंध क्या है, उस पर पढ़ना होगा। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले कारक, विरोधी तत्वों की भूमिका क्या है, उन पर पढ़ना होगा। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया, सामाजिक नेटवर्क साइटों की भूमिका, साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें, धन शोधन और इसे रोकना, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों, उनका प्रबंधन, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध क्या है, उनके बारे में पढ़ना होगा। विभिन्न सुरक्षा बल संस्थाएं, उनके अधिदेश, इन सब पर आप लोगों को पढ़ना होगा, गहन अध्ययन करना होगा। फिर अगला पेपर आता है 5वां, और जिसे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र
4 के नाम से जानते हैं, 4 के नाम से जानते हैं। नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि पढ़नी होगी, और इसे पढ़ लोगे तो आप लोग बहुत कुछ जानने लगोगे, यकीन मानिए। और इस प्रश्न पत्र में ऐसे प्रश्न शामिल होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उम्मीदवारों की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी से संबंधित विषयों के प्रति उनकी अभिव्यक्ति और उनके दृष्टिकोण और समाज से आचार व्यवहार में विभिन्न मुद्दों और सामने आने वाली समस्याओं के समाधान को लेकर उनकी मनोवृत्ति का परीक्षण करेंगे। और इन आयामों का निर्धारण करने के लिए प्रश्न पत्र में किसी मामले के अध्ययन, केस स्टडी का माध्यम भी चुना जा सकता है, और मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। और देखिए, जब किसी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, सिविल सर्विस में जो भी रहता है, उसे भ्रष्टाचार, गलत काम करते हुए देखते हैं, तो लगता है कि, मुझे लगता है ऐसा कि उसने शायद परीक्षा को पास करने के उद्देश्य से केवल पढ़ा था, इंसान बनने के उद्देश्य से उसने नहीं पढ़ा था, क्योंकि इसमें बड़ा इंसान बना देता है, ईमानदार हो, सत्यनिष्ठा हो आपकी। तो इसमें आप देखेंगे नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम, नीति शास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र, मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों, प्रशासकों के जीवन, उनके उपदेशों से शिक्षा, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका, इनके बारे में पढ़ना होगा। अभिव्यक्ति, सारांश, कंटेंट, संरचना, वृत्ति, विचार, आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव और संबंध पढ़ने होंगे। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारण के बारे में पढ़ना होगा। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि और बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता और संवेदनाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। और भावनात्मक समझ और अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग के बारे में पढ़ना होगा। भारत और विश्व के नैतिक विचारों तथा दार्शनिकों के योगदान को पढ़ना होगा। लोक प्रशासन में लोक सिविल सेवा मूल्य और नीति शास्त्र, स्थिति तथा समस्याएं, सरकारी निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं तथा दुविधाएं, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनिमय और अंतरात्मा, उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन, शासन व्यवस्था में नीति परक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, निधि विधा व्यवस्था, फंडिंग में नैतिक मुद्दों, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था को पढ़ना होगा। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा और शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान, पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, नीति परक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौतियों के बारे में आपको पढ़ना होगा। और उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडीज के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। और इस तरह से आप देखेंगे कि सामान्य अध्ययन पेपर 4 का भी सिलेबस कवर हो जाता है। इस तरह से अभी तक आप देखेंगे कि हम लोगों ने आज की क्लास में निबंध के बारे में बात की है, और सामान्य अध्ययन पेपर 1 के बारे में बात की है, 2 के बारे में बात की है, 3 के बारे में और 4 के बारे में। और मुझे लगता है कि पेपर जो सामान्य अध्ययन 4 है, जैसे सामान्य अध्ययन 4 के नाम से, चौथे के नाम से आप लोग जान लेते हैं, ये नेताओं को पढ़ना चाहिए। नेताओं में बड़ा नैतिकता की कमी है, और यकीन मानिए आप लोग कि अगर नेता हमारे पढ़ लेंगे तो अच्छे इंसान जरूर, अच्छे नेता जरूर बन जाएंगे। ठीक है। और एक बात आप देखिए कि क्या है कि ऑप्शनल सबके अलग अलग होते हैं, तो इसमें परेशान नहीं होना है आप लोगों को। हर ऑप्शनल का आप लोग जिसे जैसे बताएंगे, हम लोग इतिहास पर बात करेंगे, भूगोल पर बात करेंगे, और भी जो आप लोग ऑप्शनल लेते हैं, आपका जो ऑप्शनल हो उसके बारे में आप बताइएगा नीचे, तो आपकी उसको भी हम लोग सिलेबस को, पाठ्यक्रम को कवर कर लेंगे। और अभी भी बोल रहा हूँ कि आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल रह गया है अभी तक, तो आप नीचे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, मेरे लिए कोई सुझाव हो, कोई भी सुझाव हो, तो वो बड़ा मायने रखता है, क्योंकि आप देखिए हम भी नए हैं इसमें, आपको ये सिलेबस कवर करवा रहे हैं, तो आप देखिए कि मुझे किस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, उससे शायद मैं अभी दूर हो सकता हूं, लेकिन मैंने अधिकतर क्वेश्चंस आपके कवर कर लिए इन क्लासों में। लेकिन फिर भी अगर कोई छूट जाता है तो आप लोग नीचे बता सकते हैं, इन क्लासों में और बेहतर क्या किया जा सकता है, उस पर भी अपनी राय आप लोग दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप लोग, मेहनत करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बिल्कुल।